गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी की लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करें तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो टॉपिक है ओम्स लॉ। और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक 10th स्टैंडर्ड से पहले आप लोगों ने इसे जनरली नहीं सुना है। अगर 9th में सुना भी होगा तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। मीन्स हम लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही नई है क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए। और बोला जाए तो ओम्स लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ये क्लास 10th की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इस पे स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स आज का जो सेशन हम लोगों का होगा वो सेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर है? ओम्स लॉ पे। ये हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ है क्या, मीन्स व्हाट इज ओम्स लॉ। एंड दूसरी चीज कि ये ओम्स लॉ जो है इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कहाँ से जनरेट हुई, क्यों ओरिजिनेट हुई। एंड इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ में कुछ नए नए टर्म्स निकल के आएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा और ये आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन चरण ट्यूशन 24। तो आइए स्टार्ट करें। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो इसको समझने से पहले कुछ टर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी के 01 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 01 लेक्चर में आप लोगों को कुछ टर्म बताए गए थे। पहली चीज़ बताया गया था कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को जनरली आपने डिफाइन किया था, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो आपकी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। इससे ज़्यादा क्लास 10th स्टैंडर्ड पे आपको चार्ज के बारे में नहीं जानना है। सेकेंड वन थिंग, चार्ज से रिलेटेड एक टर्म था जो बताया गया आप लोगों को, और वो बताया गया इलेक्ट्रिक करंट, जो इस चैप्टर का नाम भी है। और इलेक्ट्रिक करंट में एक डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया एंड वो डेफिनेशन था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन याद है आप लोगों को? याद होना भी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या था? करंट था। अब यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, फ्लो एंड चार्ज। इस वर्ड को ध्यान दो, यहाँ से एक नया वर्ड मैं जनरेट करूंगा और वो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। फ्लो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्मूथली वो क्या कर रही हो, फ्लो कर रही हो, बह रही हो, उसके पाथ में कोई भी हिंड्रेंस ना हो, उसके पाथ में कोई भी रुकावट ना हो। अगर है भी तो उसको शॉर्ट आउट करते हुए कोई भी चीज अगर फ्लो करे। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं चार्ज की, और चार्ज किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से। और कोई भी चीज फ्लो कब करेगी? वेन एवर इट वुड फ्री, जब वो फ्री होगा। मीन्स यहाँ पे ये जो वर्ड निकल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। ठीक है, अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो करंट जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करना है किसी भी कंडक्टर में, देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन हम मेंशन करेंगे जब इस टॉपिक को अभी आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे ये वर्ड हम लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है फ्री इलेक्ट्रॉन में, बस इस चीज़ को समझिए। इसके जस्ट बाद एक और टॉपिक आप लोगों को बताया था मैंने, और वो बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बोला था वहाँ पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की। और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली ये बताया गया था कि ये होता क्या है? ये वोल्टेज होता है जिसे डेल्टा वी से आप इंडिकेट करते हो, या इसको वी से भी इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब समझ लो, इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जनरली आपको बताया गया था डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बताया गया था? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहते हैं?
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या इसको परफेक्टली तरीके से जो डिफाइन किया गया था वो आपको बताया गया था, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यहाँ से मैथमेटिकल डेफिनेशन आया था डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। आपको बताया गया था Q क्या है, 1 कूलम का चार्ज है। अगर W को 1 जूल ले लिया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 1 वोल्ट का मिलेगा। वहां से 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन आपको बताई गई थी। तो ये तो कहानी थी कि लेक्चर 01 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब लेक्चर 02 में ये चीज़ें क्यों बताई गई हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ें हैं, इसका जब एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ओम्स लॉ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इस टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, आई देखा एंड वी देखा। करंट की बात करें तो करंट को इंडिकेट आप किससे करते थे, आई से। पोटेंशियल की बात करें तो इसको डेल्टा वी से या फिर वी से इंडिकेट करते थे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में, या क्वेश्चंस को भी छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ मुझे बताओ, डोमेस्टिक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि बच्चों घर में जो आपकी करंट आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, ठीक है, जब बोला जाए कि करंट अगर इंक्रीज करना है, बल्ब ग्लो कर रहा है, उसके जो ग्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार वोल्टेज कम हो जाता तो आप क्या करते थे, स्टेबलाइजर से आप क्या करते थे, स्टेबल करते थे वोल्टेज को इंक्रीज करते थे, क्या हो जाता था, करंट इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत ही स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े थे तब भी। लेकिन वो चीज़ें क्या थी, वो हमारी रूटीन में था, दिमाग में था कि हाँ हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज फ्लक्चुएट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजर का यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो एक क्वेश्चन है माइंड में, वो आप लोगों के भी माइंड में आया होगा, मेरे भी आया था। एंड इसी के साथ साथ ये जो ताऊ जी यहाँ पे दिख रहा है ना, ओम्स, इनके भी माइंड में वो चीज़ें आई होंगी। और वो क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन I and V? क्या I और V के बीच में कुछ रिलेशन होता है? ये चीज़ है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट इंक्रीज कर रहा है, ये तो आप देख चुके हो। तो क्या V और I के बीच में कोई रिलेशन होता है, ये दिमाग में आया। और इस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन हमें बताया जॉर्ज साइमन ओम ने। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि जो रिलेशन एक्चुअल में आई और वी के बीच में क्या होता है। और ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो रिलेशन दिया वो अराउंड 1827 के अराउंड ये रिलेशन उन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने दिया तो इन्हीं के नेम पे जो स्टेटमेंट था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। मीन्स ओम्स लॉ is the statement which was given by George Simon Ohm in 1827 to define the relation between I and V. I and V के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया, एंड दैट रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। उसको ही हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ओम्स ने एक्चुअल में बताया क्या कि आई और वी कैसे रिलेट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे चीज़ें ध्यान से देखना, ओम्स लॉ कभी भी आए तो ये जो बाकी कहानी थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें अब बताई जा रही हैं उसको लिखना जरूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम, ओम ने हमें ये बताया अंडर
सेम फिजिकल कंडीशन, इस चीज को ध्यान देना, अंडर सेम फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर etc. अब ध्यान दो, अंडर सेम फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, V voltage or potential difference across terminals is directly proportional to current flowing through it, बड़ा ही लंबा चौड़ा परिभाषा हो गया ना। चलो इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ध्यान दो, ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ठीक है। आप लेबोरेटरी में मेजर कर रहे हो तो उसकी फिजिकल कंडीशंस आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब फिजिकल कंडीशन सेम होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, इसके अलावा और कोई फिजिकल कंडीशन होती है, वो अगर सेम होगी तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टर्मिनल्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जितनी करंट उसमें फ्लो करती है उस सर्किट में, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या तो इसको क्या कह सकते हैं, करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से और क्या डिफाइन कर सकते हैं, करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट is directly depend upon the potential difference across terminals। टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट उस पर क्या कर रही होगी, डायरेक्टली डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो ये तो प्रवचन हो गया ना, स्टेटमेंट हो गया जो ओम ने हमें बताया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। आई देख रहे हो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मींस वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो करंट भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से रिलेशन, जो मैथमेटिकल रिलेशन ओम्स ने दिया, मींस मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो क्या लिखा जा सकता है, V is proportional to I। V किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली डिपेंड, कोई भी चीजें बढ़ रही हैं तो बढ़ेंगी, कोई भी चीजें घट रही हैं तो घटेंगी। I को हम इधर ला रहे हैं, जब V by I को इधर लाया गया तो जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएं हम यहां पे तो एक कांस्टेंट मिला। क्या मिला, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस V और I का जो रेशियो मिल रहा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस, और R से इंडिकेट किया जाता है, और इस R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे तो खेल हो गया बच्चों, ये नया टर्म आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, और क्यों ये बोला गया कि ये जो R वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, ये बदल नहीं रही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये कहानी मिटाते हैं, टर्म हम लोगों का आ चुका है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट। और इस टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको समझते ही ओम्स लॉ कंप्लीटली हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ओम्स ने हमें एक्चुअल में बताया क्या, और ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, और दूसरी चीज रेजिस्टेंस क्या है,
ठीक है, देखिए अब आइए इस रिलेशन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेशन हम लोगों का हो चुका है v इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से मिल रहा है v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज R, एंड R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल भी इसे बोला जा सकता है, ठीक है। अब इस R के बारे में थोड़ा सा परिचित होंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें क्या बताता है, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ओम्स ने भी अगर ये स्टेटमेंट दिया होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिना देखे चीज़ें नहीं बताई गई होंगी, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग ले लेते हैं, एक्टिविटी ले लेते हैं, इससे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक्टिविटी की अगर बात करें तो एक्टिविटी हम लोग ये ले लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने ले लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए कि एक बल्ब लगा दिया। अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस अभी आप लोग नहीं जानते हो। बल्ब लगा दिया, ठीक है। बल्ब के साथ साथ एक हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी और एक अमीटर लगा दिया। अमीटर आप लोगों को बताएगा कि ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ये बल्ब है, ये बैटरी हो गई, और ये अमीटर हो गया। बैटरी क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिससे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज कर लिया गया कि ये जो स्टार्टिंग में जो बैटरी लगाई गई, वो जो बैटरी लगाई गई वो लगाई गई 0.4 वोल्ट की, ये लगाई गई, ठीक है। 0.4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, और जब करंट एमीटर में रीड किया गया, जब करंट मेजर किया गया, तो करंट हम लोगों को मिला I इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ये मेरा पहला सिचुएशन ये, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में सर्किट में सेम सर्किट, हर एक फिजिकल कंडीशन सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ बैटरी जो अब हम लगा रहे हैं वो बैटरी हमने लगा दिया 0.8 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। और जब 0.8 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जो करंट मिला हमें, करंट मिला 0.2 एम्पियर का, ठीक है। ध्यान दो इस चीज को। तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, फिजिकल कंडीशन मेंटेन की जा रही है, फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अब बैटरी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1.2 वोल्ट की, और जो एमीटर है, अब यहाँ पे जो रीडिंग मिली I इक्वल टू जो मिला वो मिला हमें 0.3 वोल्ट एम्पियर, ये चीज़ें मिली, ठीक है। फिजिकल कंडीशन सेम है, वोल्टेज हम लोग चेंज कर रहे हैं, और इन तीनों सिचुएशन में अगर आपसे हम बात करें, कैलकुलेट करो V बाई आई का रेशियो, यहाँ से V बाई आई कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा, 0.4 अपॉन 0.1 आएगा, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर V बाई आई का रेशियो कैलकुलेट किया गया तो 0.8 अपॉन 0.2, ठीक है। मीन्स ये आप देख रहे हो कि 0.4 अपॉन 0.1 इसे लिखा जा सकता है, इजीली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर बात करें V बाई आई की, तो यहाँ भी V बाई आई की अगर आप बात कर रहे हो तो देख रहे हो कि ये क्या है 1.2 अपॉन 0.3, ये भी आपको क्या मिलेगा 0.4 अपॉन 0.1। तो आप देख रहे हो इन तीनों सिचुएशन में क्या V बाई आई चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। मीन्स V बाई आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलोंग अगर हम वोल्टेज को सेम रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसी रेस्पेक्ट में क्या होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। मीन्स V बाई आई का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। मीन्स V बाई आई ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर की। रेजिस्टेंस इस सिचुएशन को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
अब देखो रेजिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग इसका देखोगे या इंग्लिश मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, या इसको ऑब्स्टैकल भी कह सकते हो, ठीक है, बैरियर भी कह सकते हो। मीन्स इसका सीधा सा मतलब है रुकावट। मीन्स किसी के पाथ में एज ऑब्स्टैकल क्रिएट एक्ट करना, एज अ हिंड्रेंस एक्ट करना या एज अ बैरियर एक्ट करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, जिसे जनरली आप क्या कह सकते हो, प्रतिरोध बोला जाता है हिंदी में। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर की बात करें तो इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल भी इसे बोला जाता है, ये चीजें ध्यान रखोगे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज obstacle in the flow of charges। जो चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, मीन्स चार्ज की अगर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं उनके पाथ में एज अ ऑब्स्टैकल एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मीन्स रेजिस्टेंस की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लिखा जाए, एनी मटेरियल नहीं लिखा जाए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इनटू द कंडक्टर। वो कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने में हमेशा क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। एंड रेजिस्टेंस को आप डिनोट कैसे करते हो, आर से डिनोट करते हो। और इसके यूनिट की बात करें तो ओम के नाम पर ही इसकी यूनिट दी गई, इसकी यूनिट होती है ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो ग्रीक लेटर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां तो आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट देख ली, ओम्स लॉ देख लिया, ठीक है। अब एक थोड़ी सी हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ऑब्स्टैकल है, ये क्यों जनरेट हो रहा है। मीन्स व्हाट इज द कॉज बिहाइंड रेजिस्टेंस। मीन्स जो टॉपिक है हम लोगों की वो है क्या, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस जनरली आप समझिए कि इसको डिटेल तरीके से हम लोगों को इसमें पढ़ना है क्लास 12th में। तो यहाँ पे हल्का सा हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि थोड़ा सा जानना हम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है। तो अगर वायर है तो वो भी क्या होगा, मैटर होगा, ठीक है। मैटर है तो मैटर के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। एटम्स है तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होंगे। लेकिन हमें यहाँ किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो जब ये कंडक्टर है तो इसमें क्या है, एटम्स है। एटम्स है तो इसका मतलब क्या है, आयंस है। पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो इस चीज को। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये कंडक्टर है जिसको कोई भी कनेक्शन हम नहीं प्रोवाइड किए हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किए हैं, तब तक इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। ये इधर मोशन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जा रहा है। मीन्स किसी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सब इधर उधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव करते हैं तो रिजल्टेंट मूव तो कर रहा है, इधर उधर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है,
ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसके कारण हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है, और इस केस में करंट की वैल्यू हमें क्या होती है, जीरो मिलती है। इस चीज को ध्यान देना, इसके बारे में डिटेल क्लास 12th में पढ़ोगे। लेकिन ध्यान दो, जब तक कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड की होती करंट नहीं फ्लो करता है। आप बताओ कि तार काट के लाओगे तो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, जब तक आप उसको करंट प्रोवाइड नहीं करोगे, वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करोगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगी। दूसरी चीज, जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, ध्यान दो, इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव, और ये कौन सा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव। जब अटैच कर दिया गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दो कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, वो तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब ये बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, बैटरी चार्ज आपका इधर गया। ठीक है, करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। मीन्स इलेक्ट्रॉन किधर ओरिएंट कर जाएंगे, हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी थ्रू विच it drifted known as drift velocity, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल आप लोगों को क्लास 12 में पढ़नी है, बस हल्का सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ऊपर ऊपर आपको बताया जा रहा है, ये चीज़ हो गई। लेकिन हम लोग का मेन मकसद है जानना कि रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते ही, ट्रैवल करते ही, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होते हैं। कोई भी एटम है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएंगे, लूजली बाउंड होते हैं, वो फ्री हो पाते हैं। कुछ और इसमें आयंस